जय हिंद, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। अपने काफ़ी टाइम बाद आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं, क्योंकि लगभग हो गया अपने को 2 महीने। तो बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन थी, एग्ज़ाम थे खुद के, तो ऐसे करके कुछ अपनी क्लासें ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आज से अपने कंटिन्यू क्लासें करेंगे, जिसमें अपने आज से पहला जो अपना बेसिक जो चैप्टर रहेगा, उस बेसिक चैप्टर से लेकर चलेंगे, जिसमें ऑल ओवर वनडे एग्जाम में जितने भी आपके होते हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो सेंटर लेवल को हो। सेंटर के अंदर बेसिकली अपने मेन आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड चलता है एसएससी का, कि सर एसएससी के अंदर क्या पढ़े, कितना रिसोर्स पढ़े। आजकल कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि एसएससी ने एक अपना शेड्यूल है वो क्या किया, रीशेड्यूल कर दिया, आगे पोस्टपोन कर दिया। कारण था टीसीएस, कि अब टीसीएस है एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगा। तो कई विद्यार्थियों के दिमाग में यही चल रहा था कि सर टीसीएस है वो कंडक्ट नहीं करवाएगा, तो फिर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखो, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, ऐसी दिमाग से निकाल दो, क्योंकि पैटर्न वही रहता है, अपने को रिसोर्सेज लिमिटेड करने पड़ते हैं। कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये चलता है कि रिसोर्सेज है उसको क्या किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। रिसोर्सेज बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वनडे के एग्जाम में, जो वनडे का एग्जाम होता है, उसमें रिसोर्सेज बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता इसलिए क्यों नहीं होती, क्योंकि वनडे के एग्जाम में इतना हार्ड एंड डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मैं कहता हूं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम एक बुक, एक टीचर, एक अध्यापक, उनको फॉलो कर लो, गारंटी है सिलेक्शन श्योर है आपका। अभी आज अपने तारीख है 20 जून, सीजीएल का फॉर्म चल रहा है, सीजीएल के फॉर्म चल रहे हैं। कुछ दिन के बाद में सीपीओ भी आने वाला है। 16 जून को उसका सीपीओ का नोटिफिकेशन जारी नहीं होना था, लेकिन कुछ कारणवश सीपीओ का नोटिफिकेशन डिले हो गया। अब डिले एसएससी जाने क्या कारण था, अपने को उस कारण से मतलब नहीं है। अपने को सीपीओ के एग्जाम डेट में ये कहा गया कि अगस्त में एग्जाम है, अगस्त सितंबर जब भी अपने मान सकते हैं कि एग्जाम है, तो एग्जाम है। अपने को ध्यान रखना है कि अपने पास सीपीओ है, सीजीएल है, जीडी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, दिल्ली मेल कांस्टेबल है, दिल्ली हेड कांस्टेबल है, या अपने आरआरबी के अंदर लें, रेलवे बोर्ड के अंदर अगर बात करें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें, तो इसमें एनटीपीसी है, और दूसरा आपने कह सकते हैं एएलपी है, टेक्नीशियन है, ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है, आपके ग्रुप डी है। उन सभी वैकेंसियों की एक रिसोर्सेज होता है। लगभग अपने जीके का अगर देखिए ना, रिसोर्सेज सेम है। क्यों सेम बता रहा हूं मैं, क्योंकि सेम इसीलिए बता रहा हूं कि जीके के अंदर आपके पार्ट बंटे हुए हैं, जिनमें से एक मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है स्टैटिक का, दूसरा है करंट अफेयर, तीसरा है आपका पॉलिटिकल, और चौथा रिसोर्सेज मैं यहां पर डिवाइड करूं तो जियोग्राफी। सर फिर आपने यहां पर हिस्ट्री क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन इतने नहीं आते। हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे आपके स्टैटिक फॉर्म में। किस में आएंगे? स्टैटिक फॉर्म में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो वो हो गए अलग से चीजें। अब आता है, ये तो होगी अपनी यहां पर बातें जीके के टॉपिक्स। अब ये टॉपिक्स किसके लिए, भर्ती के लिए, एसएससी, आरआरबी और आपके दिल्ली पुलिस डिफेंस से रिलेटेड हो गया। सर फिर यूपीएससी, यूपीएससी के अंदर भी यही टॉपिक आएंगे, लेकिन इसके साथ में यूपीएससी में थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया, ये ऐड किया कि अपने द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसको अपने एनालिसिस करें, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में वो अपने पढ़ नहीं पाते इंग्लिश को, क्योंकि द हिंदू आता है पूरा इंग्लिश, पढ़ नहीं पाते। उसके कौन से फैक्ट निकालें, जो नया नया विद्यार्थी होता है, नया एस्पिरेंट होता है, उसको पता ही नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ें, कौन सी लाइन अपने लिए है। कई बार ऐसा क्या होता है कि कई बार अपने पढ़ते पढ़ते ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन छोड़ देते, ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज छोड़ देते जो आने वाले एग्जाम में आ सकती है, आ जाती है। तो उसके बारे में अपने थोड़ा सा डिस्कशन करते चलेंगे। और दूसरा, यूपीएससी के अंदर आपके पीवाईक्यूज हैं, वो डिस्कशन करेंगे, और यही पीवाईक्यू आपके एसएससी, आरआरबी, डिफेंस, दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। तो अब अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सर आज अपने कौन सा, कहाँ से, क्या चैप्टर पढ़ेंगे। तो बेसिक अपने चलेंगे पॉलिटिकल से। किससे चलेंगे अपने?
पॉलिटिकल से आज से अपने पढ़ने शुरू करेंगे। लंबे समय के बाद में आज अपने लाइव हुए हैं, क्योंकि काफी समय तक मैं थोड़ा गायब सा था। आज कईयों के मैसेज भी होंगे, सर आप गायब कहाँ पर थे, आप तो पुरानी वीडियोस अपलोड हो रही थी। देखो पुरानी वीडियोस अपलोड हो रही थी, वो आपको एक बार ये था कि सर आपको पता ना हो कि सर कहाँ पे गए हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, आज अपने कंटिन्यू क्लास करेंगे। अब अपने गायब नहीं होने वाले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने गायब नहीं होंगे। और दूसरी चीज है, अपनी क्लासें यूट्यूब चैनल पर चलती रहेंगी। और दूसरी चीज है, अपने हो सकता है आने वाले समय में अपने एक यूट्यूब चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है एमएसबी कंस। एमएसबी कंस ब्राड सर है, अपने एमएसबी ब्राड सर, उनके साथ में आज अपने ऐड हुए हैं। तो उनके चैनल पर भी अपनी क्लासें आएंगी। और यहाँ पर अपने बेसिक से लेकर जीरो से लेकर, जो जीरो नहीं माइनस से लेकर प्लस तक जितना अपना रिसोर्सेज रहेगा उस रिसोर्सेज को अपने कंटिन्यू करते चलेंगे। तो अपने कंटिन्यू करते हैं, बातें बहुत सारी हो गई है, बातें करते रहेंगे क्लास के बीच बीच में। तो अपने इस क्लास को, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो इस सेशन से जुड़ सके। क्योंकि अभी एसएससी वैकेंसी आ चुकी है, अपना टारगेट 2 या 3 मंथ का चलेगा, जिसमें 2 या 3 मंथ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अपने डिस्कशन करते चलेंगे। मोस्टली इंपॉर्टेंट अपना करंट अफेयर का रहेगा, क्योंकि आज के ज़माने में, एआई के ज़माने में करंट अफेयर इतना कठिन नहीं है, हार्ड नहीं रहा, अब रहेगा सरल। अब इसको सिंपल कैसे बनाना है वो अपने पे डिपेंड करता है। याद करने के तरीके वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपने चलते पॉलिटिकल पर, कि सर पॉलिटिकल के बारे में आज अपने शुरू करते हैं। आज की अपनी पहली बेसिक क्लास पॉलिटिकल, या अपने इसको कह देते हैं एक बेसिक से शब्द के अंदर, एक बेसिक से शब्द में कह देते हैं संविधान। क्या कह देते हैं अपने? संविधान कह देते हैं। अब ये जो संविधान है, इसको संविधान क्यों कहते हैं? मैं यहाँ पे सम प्लस विधान, ध्यान से बोलना, इसको संविधान नहीं बोलते, संविधान बोलते हैं। संविधान का मतलब सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, यह 2 शब्दों से मिलकर बनता है। संविधान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सम प्लस विधान से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समान न्याय, समान न्याय, नियम या समान कानून, या समान कानून, ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। अब ये हो गया अपने यहां पर शाब्दिक अर्थ की बात कंप्लीट। अब आता है अगली लाइन कि सर संविधान है, जो संविधान है, इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं इसको अपने? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो लेटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरी से बना है। किससे बना? ये लेटिन भाषा का एक शब्द बनता है, फ्रेंच भाषा है, उसका एक लेटिन शब्द है बेटा अपना कॉन्स्टिट्यूरी, उसी कॉन्स्टिट्यूरी से निकल कर आया बेटा अपना कॉन्स्टिट्यूशन। और यही कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में अनुवाद हुआ इसका संविधान, सम प्लस विधान, समान कानून, समान नियम वाली बात। ये हो गई अपनी यहाँ पर बेसिक चर्चा। अब थोड़ा सा यहां से आपको नोट्स बनाने शुरू करने हैं। यहां से क्या करना है? आपको नोट्स बनाते चलना है। मैं बढ़िया से आपके बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाने की हिम्मत करूंगा, ताकि आपके बढ़िया से बढ़िया नोट्स बन सके। तो बढ़िया से बढ़िया नोट्स कैसे बनेंगे सर, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करता चलूंगा। अब कैसे बनाने हैं आपको, तो यहां पर अपना थोड़ा सा लिखना है संविधान के बारे में। क्या लिखना है अपने को? यहां पर लिखना है अपने को संविधान, बीच लाइन में, रजिस्टर की बीच लाइन में लिखना है संविधान। अब इसको संविधान, यहां पर एक लाइन खींच के लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या लिखना है अपने को? कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। ब्रैकेट में लिख लेना अंग्रेजी शब्द, ब्रैकेट में क्या लिखना है? अंग्रेजी लिखना है। ठीक है, और यही अंग्रेजी शब्द, यही अंग्रेजी शब्द यह किससे बना है? तो लिख लेना लेटिन शब्द, लेटिन शब्द, लेटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरी, कॉन्स्टिट्यूरी
से मिलकर बना है, से मिलकर बना है या उससे निकलकर आया था। अब ये यहां पर होगी अपनी बेसिक चर्चा कंप्लीट। अब देखो अगली लाइन इसमें क्या लिखनी है, यहां पर संविधान में एक लाइन खींच के इस तरीके से दो लाइनें खींच देनी है, उसमें लिखना है सम प्लस विधान, सम प्लस विधान लिखना है, सम प्लस विधान। फिर इसके बाद में ऐसे तीर लगा के यहां पर लिखना है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समान नियम या समान कानून, समान कानून इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे। ये हो गया यहां पर अपनी बात कंप्लीट। तो यहां पर इसको दोबारा मैं स्लाइड को समझा देता हूं, ये स्लाइड अपनी किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। ऐसे लिखना आपको, ऐसे ही है, संविधान अपने पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल के बारे में। संविधान अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से बना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन एक लैटिन भाषा का एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूरी, और उसी कॉन्स्टिट्यूरी से निकल के आया अंग्रेजी भाषा का शब्द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संविधान। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समान नियम या समान कानून। ये हो गई यहां पर बात कंप्लीट। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक बेसिक सी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे अपने। बेसिक से मतलब हो गया कि अपने जो चीजें हैं, जैसे संविधान सबसे पहला कौन सा आया, पुराना कौन सा था, नया कौन सा है, सबसे बड़ा लिखित कौन सा है, सबसे छोटा लिखित कौन सा है, सक्रिय में सबसे पहले कौन सा आया था। तो अब देखो आगे चलते हैं अपने अगली लाइन। अब कैसे लिखना है अगली लाइन, ऐसे तीर का निशान लगाना है और फिर यहां पर लिखना है अपने को कि संविधान सबसे पुराना संविधान कौन सा है, सबसे पुराना संविधान या सबसे पहला लिखा गया संविधान कौन सा है या किस देश का है। तो याद रखना सबसे पुराना जो संविधान लिखा गया था वो सैन मेरिको का लिखा गया था बेटा। कहां का लिखा गया, किस देश का, सैन मोरिको देश का सबसे पहले संविधान लिखा गया, जो 1700 के अंदर लिखा गया था। लेकिन यह पूर्ण तरीके से सक्रिय नहीं था, पूर्ण तरीके से क्या नहीं बनाई, एक्टिव नहीं हो पाया। लेकिन सबसे पुराना सक्रिय, यहां पर मोस्टली इंपोर्टेंट लाइन बनेगी, सबसे पुराना, सबसे पुराना सक्रिय, सबसे पुराना सक्रिय संविधान किस देश का है। तो याद रखना सबसे पुराना संविधान जो सक्रिय है, एक्टिव था, सबसे पहले जो एक्टिव हुआ वो था बेटा अपना संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे एक्टिव संविधान था, सबसे पुराना संविधान था। क्योंकि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सैन मोरिको का नहीं आता बेटा, क्या नहीं आता, सैन मेरिको, सॉरी सैन मोरिनो लिखना बेटा, मेरिनो, सैन मेरिनो, सैन मेरिनो का जो था संविधान था वो सबसे पहले लिखा गया था। लेकिन यह एक्टिव नहीं हो पाया, लिखा 1700 के अंदर गया था लेकिन यह एक्टिव नहीं हो पाया था पूर्णतः तरीके से। लेकिन बाद में 1789 के अंदर एक संविधान लिखा गया, एक देश का संविधान लिखा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो सबसे पहले या सबसे पुराना जो लिखित संविधान है वो बनकर एक्टिव हुआ। तो यहां पर अगर सन लिखना चाहते तो लिख लेना, यह कब बनकर तैयार हुआ था, 1789 को बनकर तैयार हो गया था। अब आता है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान या सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, लिखित संविधान वो है बेटा अपने भारत देश का। और बनकर कब तैयार हुआ था, 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और लागू हुआ था बेटा अपना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आता है कि सबसे छोटा, सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान किस देश का है। सबसे बड़ा तो हो गया अपना भारत का,
अब बताएं सबसे छोटा किस देश का है, तो सबसे छोटा है अपना मोनाको का बेटा। सबसे छोटा लिखित संविधान जो है अपना मोनाको देश का है। ये हो गया बेटा अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में छोटी परिचय की बातें, जो एक बेसिक सिंगल अपने कह सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में अपने पूछी जाती है। तो पहली लाइन बनती है यहाँ पर, याद रखना, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सैन अमेरिका का है, जो 1700 के अंदर लिखा गया। लेकिन सबसे पुराना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यह पूर्णतः तरीके से एक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन लिखा पहले गया था। फिर आता है इसके बाद में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का है, 1949 को लिखा गया था। अब आता है सबसे छोटा संविधान मोनाको का। किसका है? मोनाको का। ये हो गया अपने यहाँ पर बेसिक सी चर्चा कंप्लीट। अब आती है अगली बात। अब अगली बात क्या आएगी कि अपने संविधान को किस तरीके से, किस नजरिए से अपने इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान या कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसके बारे में चर्चाएं होनी बहुत जरूरी है। चर्चाएं किस तरीके से? 1 to 1। 1 to 1 का मतलब पहली जो चीज, कोई चीज होती है उस चीज का इंट्रो होता है सबसे पहले, उसका विकास क्रम या कालक्रम, हिस्ट्री, इतिहास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है उसकी। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले संविधान को क्रम टू क्रम चलेंगे। क्रम टू क्रम चलने का मतलब हो गया कि सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे अपने? सबसे पहला जो टॉपिक बनेगा अपना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या जिसको अपने बोल देते हैं हिस्टोरिकल चीजें, जो अपनी हिस्ट्री थी, अपना भारतीय संविधान का इतिहास कैसा रहा था। दूसरी बात अपने पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान है, उसकी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद में अपने चलते चलेंगे आगे की तरफ, प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उनके बारे में अपना चर्चा करते चलेंगे। तो आज का अपना जो पहला टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो चलिए अपने चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ। तो हेडिंग डाल लेना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री जो थी अपने, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। चलिए अब ये यहां पर अपनी डिस्कशन हो गया कंप्लीट। अब देखो इसके बाद में चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि अब ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है इसको कैसे पढ़ेंगे। इसको दो पार्ट में पढ़ते अपने। कितने पार्ट में पढ़ेंगे इसको? दो पार्ट में पढ़ेंगे। कालक्रम, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान का इतिहास कैसे रहा था। तो भारतीय संविधान का इतिहास जो था दो भागों में विभाजित हुआ था। कितने भागों में विभाजित हुआ? दो भागों में विभाजित हुआ था। पहला जो कालक्रम था उसको तो बोलते हैं अपने कंपनी का शासन। उसको क्या बोलते हैं अपने? कंपनी का शासन कहते हैं, जो 1773 से लेकर 1858 तक था। फिर इसके बाद में 1857 की क्रांति के कारण इस कालक्रम को किस में बांट दिया गया? कंपनी का शासन, ताज का शासन, क्राउन का शासन या सम्राट का शासन बोल दिया गया, जिसका कालक्रम रहा आपके भारतीय संविधान के बनने तक 1858 से लेकर 1947 तक, 1947 तक यह कालक्रम रहा। तो अब आता है अपना, सबसे पहले अपने डिस्कशन करेंगे कंपनी के शासन के बारे में। अब थोड़ा सा मैं यहां पर चर्चाएं कर लेता हूं। अब चर्चाएं और क्या रह गई सर? चर्चाएं रह गई अपनी कि कंपनी का जो शासन था इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें नंबर 1 इंपॉर्टेंट अपने लाइन पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे पहला एक्ट कौन सा था? तो याद रखना पहला जो एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सबसे पहला एक्ट कौन सा था? तो वो था अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसके बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 का, फिर 84 के अंदर आया, फिर आपके 1813 में, फिर 1833 में, 1858 के अंदर, इस तरह से आपके चलते रहे। तो अब अपने चलते पहला जो अपना यहाँ पर पार्ट विभाजित किया अपनों ने कंपनी का शासन के अंदर, की कंपनी का शासन क्या था, तो उसके बारे में अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब देखिए अपने पहली चीज, कंपनी का शासन। हेडिंग डालना है अपने को, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन का कालक्रम याद रखना है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो याद रखना 1773 से लेकर 1858 तक का जो कालक्रम रहा उसे क्या कहते हैं अपने, उसे कहते हैं अपन कंपनी का शासन कहते हैं। अब ये कंपनी का शासन क्यों बोलते हैं इसको, कारण ये था कि जब आपके भारतीय क्षेत्र के अंदर 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एंटर होती है और 1608 के अंदर जहांगीर के द्वारा इनको व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी जाती है। तो उसी स्थिति के अंदर भारत के अंदर एक नई बाहरी विदेशी कंपनी भारत में एंटर हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चलकर धीरे धीरे एक नीति का उपयोग करती है, फूट डालो और राज करो। क्योंकि भारत के अंदर वैसे भी गृह युद्ध चल रहा था, भारतवासी तो वैसे भी बहुत समझदार है, अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं, क्योंकि आपस में लड़ भिड़ते हैं। तो इसी का फायदा उठा लिया बाहरी वाले ने। एक कहावत है बहुत अच्छी कि दो अगर आपस में भाई लड़ रहे हैं तो तीसरा अगर बीच में घुस जाए तो हमेशा बंटवारा ही होता है। अगर दो भाई आपस में लड़ते लड़ते शांत हो जाए तो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तीसरा आ जाए तो बीच में हमेशा बंटवारा ही होते हैं। और यही भारत के अंदर हुआ। भारत से अलग अलग हो गए, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, भूटान अलग हुआ, नेपाल अलग हुआ। इस तरह से मतलब अलग अलग क्षेत्रों को विभाजित कर दिया गया, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब यही ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चलकर भारत के लिए, भारत के कानून व्यवस्था के लिए कुछ कार्य करती है। और उसी कानून व्यवस्था का जितना भी प्रशासन था वो किसके पास में था, कंपनी के पास में था, न कि ताज के साथ में। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका जो हेड था, हेड ऑफिस था, वो कहां पर था अपना, याद रखना, इंग्लैंड के अंदर था। अब इंग्लैंड में बैठा व्यक्ति भारत में राज कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है राज, लेकिन प्रशासन नहीं संभाल सकता, जनता से रूबरू नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्राउन ने, ताज ने क्या किया कि भारत के अंदर जो अधिकारी भेजे थे उन्हीं को क्या कर दिया, उनको प्रशासन नियुक्त कर दिया था। और यही प्रशासन किसके हाथों में चला गया, शुरुआत में कंपनी के हाथों में चला गया। और इसी को कहते हैं कंपनी का शासन कहते हैं, जो 1773 से लेकर 1858 तक चलता है। क्यों सर, फिर लंबे समय तक क्यों नहीं चला? लंबे समय तक इसलिए नहीं चला क्योंकि जब 1857 की क्रांति होती है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, तो उस स्थिति के अंदर कंपनी के कार्यों की पोल खुल जाती है। और पोल खुल जाने की वजह से कंपनी के शासन जो था, या कंपनी के पास में जो प्रशासन था, वो पूरा का पूरा ताज सम्राट है वो क्या करता है, अपने हाथों में ले लेता है। तो इसके बाद में 1858 के बाद में एक सम्राट या कानून अपने कह सकते ताज का शासन शुरू हो जाता है। तो अब चलते हैं अपने कंपनी का शासन। अब कंपनी के शासन के अंदर सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है, या पहली जो लाइन लिखनी है, पहली हेडिंग लिखना है अपने को यहां पर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब मैं यहां पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यह भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का, संविधान का पहला अधिनियम था, पहला अधिनियम। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सर्वप्रथम आपका अधिनियम कौन सा आया, तो कौन सा आया था, याद रखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो बात थी अपनी, उनमें महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहले आती है कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर गवर्नर जनरल बनाया, जनरल के नाम से
नाम से जाना जाने लगा, जाना जाने लगा। ये होगी अपनी यहाँ पर पहली लाइन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की पहली जो बात थी अपनी मोस्टली इंपोर्टेंट, वो कौन सी बात थी कि बंगाल का जो गवर्नर था वो भारत का नहीं बनेगा अभी तक। बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लग गया। और इसी गवर्नर जनरल को भारत के 3 हिस्से, सॉरी भारत के 2 हिस्से इसके अधिकार क्षेत्र में आ गए। कितने हिस्से? 2 हिस्से और एक बाहरी क्षेत्र। एक बाहरी क्षेत्र था बंगाल और 2 भारत के थे, बिहार का क्षेत्र था और उड़ीसा का जो क्षेत्र था वो इसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन चले गए थे। और ये होगी अपनी यहाँ पर बात कंप्लीट। दोबारा समझा देता हूँ कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा, जिसके अधीन 3 क्षेत्र बांग्लादेश, आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा चला गया। ये होगी अपनी यहाँ पर बात कंप्लीट। अब आता है कि सर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना बंगाल का प्रथम गवर्नर जो जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो यहां पर मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं, तो लिख लेना, मैं यहां पर सीधा लिख रहा हूं फर्स्ट गवर्नर जनरल। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब जल्दी से कमेंट कर देना कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था। चलिए ये होगी अपनी यहां पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की पहली बात कंप्लीट। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि कलकत्ता में वर्ष 1774 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठ चुका है कि किस एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में या भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो याद रखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। और कब की जाती है? तो याद रखना 1784 को की जाती है। और यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर या ये जो उच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया था, इसमें 4 सदस्य शामिल किए गए। कितने सदस्य शामिल किए गए? तो इसमें याद रखना 1 + 3 = 4। 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश यहाँ पर आपके नियुक्त किए जाते हैं। तो याद रखना कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जब 1774 को स्थापना होती है उस समय कितने सदस्य शामिल किए गए थे या कितने सदस्य थे? तो याद रखना 1 + 3। 1 + 3 का मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। ये बात होगी यहाँ पर अपनी कंप्लीट। अब पिछली स्लाइड आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं अपने अगली लाइन की तरफ। कितने मिनट हो गए? 1 मिनट रुको। चलिए उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो ये भी लाइन लिख लेना, बाकी अपने करेंगे डिस्कशन कल वाली क्लास में। आज अपने 30 मिनट की क्लास है, बाकी कल से अपने थोड़ा सा इसको टाइम को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो मिलते हैं अपने एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।